उसमें भी कुछ धूम धमाका मचाइए। अच्छी स्कॉलरशिप मिलती, बहुत फायदा होता है पहले टेस्ट का, पहले एसेट का। हाँ, आपका टेस्ट भी था फ्राइडे को, बढ़िया गया होगा। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस स्टार्ट किया था शायद। रेजोनेंस, रेजोनेंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था कि होता क्या है। कि जब किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को हम किसी एक स्ट्रक्चर द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हम बोलते हैं कंपाउंड में रेजोनेंस है। रेजोनेंस से मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनको हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का या कैनोनिकल स्ट्रक्चर का। ये हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल नहीं होते हैं। कंपाउंड का जो रियल स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड से। इस रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलकर करते हैं, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। मान लो किसी कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा बराबर होगी। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसका कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा होगा। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो रेजोनेंस के बारे में बता दिया था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन with vacant p orbital or vacant d orbital give the concept of resonance. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम पहचानेंगे कि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। हम यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कि किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस के लिए कितनी कंडीशन पाई जाएंगी। बेसिकली हम यहाँ पे 5 कंडीशन का स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ भी कह लो, वो पूछे उछे नहीं आते हैं। यही जो 5 कंडीशन है, यही आपके दिमाग में रखना है, इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। देखो आप, पहला, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो 100% उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना। जैसे देखो आप, ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहां पर अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड है ना। अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड है, इसलिए इस कंपाउंड में रेजोनेंस हमेशा 100% होगा। अब याद रखना, अगर हम इस तरह बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जिधर एरो मूव करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर मूव करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। और अगर मान लो बॉन्ड ऐसे है और हमने हाफ एरो दिखाया ऐसे, तो हाफ एरो का मतलब होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। मतलब फिजन के बाद स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको फिर से दिखा देता हूं। अगर मान लो डबल बॉन्ड है ऐसे, और बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इस पे नेगेटिव चार्ज आया और इस पे पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, और यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है। जिधर एरो मूव करता है उस पर नेगेटिव, जिससे दूर मूव करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। चूंकि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, देखो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो यहाँ पर हमने मान लो बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कराया, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, है ना। यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा ऐसे। तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, जैसे सामने शो किया है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड। कोई स्टूडेंट पूछ सकता है सर इसका अपोजिट कर दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, तो इसमें रेजोनेंस पाया गया। तो जब भी किसी कंपाउंड में अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे, हम आंख बंद करके बोलेंगे कि उस कंपाउंड में क्या है, रेजोनेंस है। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है और उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो 100% इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड, उसके बगल में एटम, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 100% रेजोनेंस होगा। और हमेशा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर मूव करेगा, तो इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ये। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई रेजोनेंस की। थर्ड कंडीशन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव। अगर डबल बॉन्ड के बगल में कोई एटम हो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो 100% उस कंपाउंड में रेजोनेंस पाया जाएगा। और हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से दूर भागती है। ये दिमाग में रखोगे, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से दूर भागती है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड ऐसे नहीं जाएगा, ये इससे दूर जाएगा ऐसे। तो इस पे नेगेटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। ये तीसरी कंडीशन हो गई रेजोनेंस की। चौथी कंडीशन, डबल बॉन्ड के बगल में कोई एटम हो और उसके पास लोन पेयर हो। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों मिलती जुलती है। डबल बॉन्ड के बगल में कोई एटम होगा, उसके पास अगर लोन पेयर होगा तो फिर से जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मूव करेगी अवे फ्रॉम द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसकी तरफ नहीं जाएगा, इससे दूर जाएगा ऐसे। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ये ट्रांसफर हो गया था इधर, है ना। अब नेगेटिव चार्ज लोन पेयर में फर्क है। नेगेटिव चार्ज एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लोन पेयर उस एटम की प्रॉपर्टी है। अगर हम लोन पेयर देंगे तो जो एटम लोन पेयर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे। देखो इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या बन गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, है ना। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़िए, अभी इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। आप ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में ये भी भूल जाओ। तो जो समझा रहा हूं मैं एक बच्चे के लिए, ये सारी चीजें छोड़ के यहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, पहले इस पे कंसंट्रेट कीजिए आप। इधर देखो भाई, तो ये चौथा कंडीशन था। फिर से मैं सारी कंडीशन रिपीट कर रहा हूं। अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे हैं तो उस कंपाउंड में रेजोनेंस पाया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। डबल बॉन्ड के बगल में किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस पाया जाएगा। डबल बॉन्ड के बगल में कोई एटम है, उसके पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो रेजोनेंस पाया जाएगा। हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है। हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से दूर जाती है। दिख रहा है। अब अगली कंडीशन होमोलिटिक वाला, आओ बच्चे देखो इधर, आप लोग देखो इधर, यहां पर फ्री रेडिकल है, डॉट मतलब फ्री रेडिकल। तो यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन देखो ऐसे होगा, हाफ एरो। तो जब हाफ एरो होगा मतलब ये दोनों पार्टनरशिप के जो इलेक्ट्रॉन थे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। तो जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे तो ऐसे बनेगा,
देखो आप, ऐसे बनेगा, इस पे एक डॉट, इस पे एक डॉट, जैसे यहां मैंने दिखाया। अब कैसे रेजोनेंस होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप कर लेंगे, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, है ना। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रह गया और ये दोनों बॉन्ड बना लिए, तो इसमें भी एक तरह का रेजोनेंस हो गया। ऐसे CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2, ये इस तरीके का हो गया। अब ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, यहाँ पर इसके ऊपर था, तो देखो यहाँ भी क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, क्योंकि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल था, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव कर गई। तो ये भी एक तरह का क्या है, रेजोनेंस है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 5 कंडीशन है जो आपसे रेजोनेंस कराते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जब भी अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे, रेजोनेंस होगा। पहली कंडीशन, डबल बॉन्ड के बगल में एटम पॉजिटिव चार्ज, हमेशा डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड के बगल में एटम नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागेगा। भाई पाई इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा? नहीं करेगा, सिंपल सा रूल है फिजिक्स का, है ना। तो चार्ज अबे मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज के या पाई या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के, जैसे ये कंडीशन नंबर 3 और 4 में दिखाया। और ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की कंडीशन है। तो अगर किसी कंपाउंड में ये 5 कंडीशन पाई जाती है, तो 100% वो कंपाउंड क्या शो करेगा, रेजोनेंस, है ना। तो लिखना तो लिख लीजिए, दीज आर द 5 कंडीशन। कृष्णम समझ में आया बच्चे? जी हाँ, चलिए लिखिए आप, लिखे आप, दीज आर द 5 कंडीशन, these are the 5 condition which is necessary। और आप लोग के 2-3 टेस्ट हो गए, मैं वाच करता हूँ कि जब भी आपका टेस्ट आता है ना, तो 4-5-6 बच्चे क्लास छोड़ देते हैं टेस्ट के 1-2 दिन पहले। लिख के रख लीजिए, कभी भी निट नहीं निकलेगा। बहुत ही गंदा वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन सही वर्ड यूज कर रहा हूँ। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है, एग्जाम से 3 दिन पहले नहीं होती है ना। इसलिए क्लास कोई मिस मत किया करो। मुझे सबसे अच्छा स्टूडेंट वही लगता है जो क्लास 100% अटेंडेंस मेंटेन करता है, सिंसियर स्टूडेंट। इसलिए ये काम मत किया करिए। अगर आपका टेस्ट आने वाला है, तो 3-4 दिन पहले आप क्लास में तैयारी शुरू कर दो। ऐसे तैयारी से कुछ नहीं होता, नंबर वही 450 से 550 के बीच में आएंगे। और जो बच्चा अगले टेस्ट की तैयारी आज से स्टार्ट कर देगा, है ना, उसके नंबर भरपूर रहेंगे। ये बोर्ड नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये बोर्ड नहीं है 10th का, ये 12th है, ये कंपटीशन है ना। पूरा खून चूस लेगा तब आपको रिजल्ट देगा। तो जो बच्चे जो है ना, हॉलीडे के दिन, जिस दिन छुट्टियां होती हैं, 12 घंटे प्लस निकालते हैं, ईमानदारी के साथ, प्लानिंग के साथ मेहनत करते हुए, और जिस दिन क्लासेस चल रही है एलएन की, उस दिन 6 घंटे प्लस निकालते हैं, ईमानदारी के साथ, प्लानिंग के साथ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उनको पता है, कि हमारी वीकनेस क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, इसमें बस प्रैक्टिस करते रहना है, तब जाके सिलेक्शन होता है। और आपके बैच से तो रैंक आएगी अगले साल। तो आप अगर कमजोर बनोगे, तो गए काम से, है ना, याद रखिएगा। इसलिए बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये 11th और ये 12th। और जिन बच्चों ने का केवीपीआई में सिलेक्शन हो गया, उनको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम यहाँ पर अच्छा फोड़े हैं, तो नेट में भी अच्छा फोड़ेंगे, 1000 के अंदर, 500 के अंदर, 100 के अंदर, 10 के अंदर रैंक आएगी मेरी। वो आपकी कैपेबिलिटी है। चलो, चलो भाई, ये हमने पढ़ लिया कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब आओ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो भाई,
हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए, टिक कीजिए, किस में रेजोनेंस पाया जाएगा, किस में रेजोनेंस नहीं पाया जाएगा, है ना। चलो देखो आप, क्या इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। क्या इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। पाई बॉन्ड के बगल में ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना तो नेगेटिव चार्ज है, ना तो लोन पेयर है, ना तो फ्री रेडिकल है। कैसे पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड में रेजोनेंस पाया जाएगा, जी हाँ। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये वाला बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो लोन पेयर इधर मूव करेगा, तो एसिटिक एसिड में रेजोनेंस पाया जाएगा। एसिटिक एसिड में रेजोनेंस पाया जाएगा। क्या इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा? जल्दी बोलो भाई। तो इसमें पाया जाएगा। देखो डबल बॉन्ड के बगल में नेगेटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड इधर गया तो नेगेटिव चार्ज इधर आया। क्या इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। डबल बॉन्ड के बगल में एटम है, पॉजिटिव चार्ज है, कंडीशन है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इसमें भी रेजोनेंस पाया जाएगा। इसमें भी रेजोनेंस था। क्या इसमें रेजोनेंस है? नहीं है। देखो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं पाया जाएगा। क्या इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा? क्या इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा? जी हाँ, रेजोनेंस की कंडीशन है। देखो डबल, सिंगल, डबल और डबल बॉन्ड के बगल में नेगेटिव चार्ज है एटम के ऊपर, तो रेजोनेंस की पूरी कंडीशन है। तो सबसे पहले देखो ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, इसके पीछे ये इधर मूव करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इधर मूव करेगा। तो याद रखना, जब एक के पीछे एक रेजोनेंस होता है, रेल के डिब्बे की तरह, आपने देखा होगा साइकिलें लगातार खड़ी हो, एक साइकिल को ठोकर मारो, सारी साइकिलें एक साथ गिरती हैं, मतलब एक के पीछे एक रेजोनेंस हो, तो ऐसे रेजोनेंस को बोलते हो एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या नाम देते हो? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। रेजोनेंस को कंजुगेशन भी बोलते हैं। जब किसी कंपाउंड में अल्टरनेट सिग्मा और डबल बॉन्ड होते हैं तो हम बोलते हैं वहां पर कंजुगेशन है। बताया था आपको, है ना। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस का एक नाम कंजुगेशन भी होता है। और जब ये कंजुगेशन एक के पीछे एक लगातार हो तो हम नाम देते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन का। तो यहां पर बच्चे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। अब इसको देखो, यहां पर क्रॉस कंजुगेशन है। ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो क्रॉस कंजुगेशन हो गया। ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन था। देखो ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता है, ये भी इधर जा सकता है। तो जब कोई एक सिस्टम दो अदर सिस्टम के साथ रेजोनेंस करे, लेकिन उन दो अदर सिस्टम के बीच में कोई रिलेशन ना हो, तो ऐसे सिस्टम में जो रेजोनेंस होता है उसको तुम क्या बोलते हो? क्रॉस कंजुगेशन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दोनों डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? क्रॉस कंजुगेशन। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? क्रॉस कंजुगेशन का। अब बताओ इसमें कौन सा कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड है कि क्रॉस है? इसमें कौन सा कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड है कि क्रॉस है? वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। इसमें एक्सटेंडेड है। देखो इसके पीछे ये और इसके पीछे ये, ऐसे। तो इसमें कौन सा कंजुगेशन है? एक्सटेंडेड है। इसमें कौन सा कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड है कि क्रॉस है? अरे कंजुगेशन नहीं है क्या? अरे हाँ, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, इसमें कंजुगेशन नहीं है। कहाँ पाई बॉन्ड है? इथाइल अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं होता है, नो रेजोनेंस, है ना। अब आइए इधर लेते हैं, इसमें क्या है, एक्सटेंडेड है कि क्रॉस है? पहले वाले में एक्सटेंडेड है कि क्रॉस है? देखो एक्सटेंडेड है, ये इधर गया तो ये इसके पीछे इधर आया, तो ये इसके पीछे इधर आया। क्या है? एक्सटेंडेड है। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड
इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस कंजुगेशन। देखो आप, ये मान लो इधर गया तो ये इसके पीछे गया, मान लो ये इधर गया तो ये इसके पीछे गया, या उल्टा भी हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड इधर मूव करे तो ये इसके पीछे मूव करे, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करे तो ये मूव करे। तो ये सिस्टम इन दोनों के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस हो क्रॉस कंजुगेशन। बताओ यहाँ पे क्या है, क्रॉस कंजुगेशन है कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन है? यहाँ पे क्या है, क्रॉस कंजुगेशन है कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन है? देख लो आप, क्या इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। क्या ये दोनों डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? क्रॉस कंजुगेशन हो गया। देखो, ये इधर गया तो ये इसके पीछे, ये इधर गया तो ये इसके पीछे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ से मजे ले रहा है, इधर से भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर से भी रेजोनेंस कर रहा है। तो ये क्या हो गया? क्रॉस कंजुगेशन हो गया। अब इधर आ जाओ, बताइए एक्सटेंडेड की क्रॉस, एक्सटेंडेड की क्रॉस। तो देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये उल्टा हो गया। एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो क्या हो गया? ये एक्सटेंडेड की क्रॉस, यहां पर क्या हो गया? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्सटेंडेड कंजुगेशन एंड व्हाट इज क्रॉस कंजुगेशन। बोलिए, सही है सभी बच्चे? पहली चीज, अगर मान लो एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन दोनों बराबर है अमाउंट में, तो हमेशा एक्सटेंडेड कंजुगेशन को प्रेफरेंस देते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ रेजोनेंस बाय a system having cross conjugation or by a system having extended conjugation is equal, तो हमेशा एक्सटेंडेड कंजुगेशन को हम वरीयता देते हैं, ऊपर रखते हैं, वहां पर बेहतर तरीके से रेजोनेंस होता है। ठीक है? जैसे देखो आप, जैसे मान लो ये दो सिस्टम है, ये ध्यान से देखना बच्चे, सभी बच्चे देखो। अच्छा बताओ, सोचो, अभी मैंने बताया नहीं आप लोगों को, लेकिन आप सोच सकते हो, क्योंकि आपके बैच में जो बच्चे हैं वो थिंक करने वाले हैं, रटने वाले नहीं है। मैं हमेशा उन बच्चों को पसंद करता हूँ जो सोचते हैं, और ऐसे ही बच्चे रैंक लाते हैं। तो देखो आप, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है। देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिला कि दिया? मिला। तो इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल हुए, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन था वो कम हुआ। तो बताइए स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो दिख रहा है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस बढ़ रही है। अब किसी ने पूछा कि यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन है, यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, लेकिन अमाउंट ऑफ रेजोनेंस दोनों में बराबर है। कहाँ गया? ओहो, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेजोनेंस दोनों में बराबर है, तो कोई ज्यादा स्टेबल कौन? तो मैं बोलूंगा चूंकि इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, इसलिए इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इस क्रॉस वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी। आया समझ में? समझ में आया? समझ में आया बच्चों? पक्का? क्लियर? आगे बढ़े, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चे एक क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, इस पे जब भी आप जीओसी का टेस्ट दोगे 11th में, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एसआरजी में नहीं, कॉमन टेस्ट में। क्या? एक या दो क्वेश्चन बताओ किसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। तो ध्यान देना है इन पांचों बातों का, है ना? एक क्वेश्चन पक्का आता है, याद रखना। चलिए जल्दी से नोट कीजिए तो हम आगे बढ़े। जी हाँ बच्चे, फर्स्ट वाले को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, एक्सटेंडेड है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक टाइम में एक ही पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ से है, और यहाँ पर एक के पीछे एक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सप्लाई ज्यादा, डिस्पर्स ज्यादा हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है।
जल्दी करो बच्चे। नोट कर लिया सबने? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखिए, व्हेन ड्यू टू रेजोनेंस, व्हेन ड्यू टू रेजोनेंस there is increase in electron density at one position, when due to resonance there is increase in electron density at one position and and simultaneously and simultaneously decrease in electron density at another position and simultaneously decrease in electron density at another position it is called as resonance or mesomeric effect. It is called as resonance or mesomeric effect. It is of two type. It is of two type. पहला प्लसम सामने लिखा हुआ प्लसम और प्लस आर इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। प्लसम और प्लस आर इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। चलो बच्चे सामने की तरफ देखो। अब आप देखो भाई, सभी बच्चे सामने की तरफ, बोर्ड की तरफ। रेजोनेंस अलग चीज है, रेजोनेंस इफेक्ट अलग चीज है। रेजोनेंस मतलब जब किसी कंपाउंड की एक्चुअल प्रॉपर्टी को हम किसी एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम पक्का सोच लेते हैं इस रेजोनेंस है। रेजोनेंस है क्या? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रेजोनेंस इफेक्ट, जब रेजोनेंस के कारण एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े और साइमल्टेनियसली दूसरे पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए तो हम पक्का बोल देंगे उस कंपाउंड में रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। दो तरह के होते हैं। पहला सामने है, देखें आप। देखो भैया, प्लसम इफेक्ट पहचानने के तरीके सामने। अगर मान लो डबल बॉन्ड है,
और डबल बॉन्ड के बगल में एटम है M, कोई भी एटम हो सकता है, उसके पास अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो पक्का हो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और बाई नेचर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। ये कंजुगेटेड सिस्टम ये की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर अगर डबल बॉन्ड के बगल में एक एटम M है, उसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे सिस्टम हमेशा कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस M। अच्छा बताओ, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को देख के दूर जाता है कि पास आता है? दूर जाता है, पास आता है? दूर जाता है, अभी बताया आपको। तो देखो ये डबल बॉन्ड इस लोन पेयर को देख के दूर भागा, देखो दूर भागा कि नहीं? तो इस पे कैसा चार्ज आया? इस पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को देख के ये लोन पेयर इधर आ गया। तो बताओ इस M ने इलेक्ट्रॉन दिया कि लिया? दिया। तो कैसा इफेक्ट हो गया? प्लस M इफेक्ट। देखो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो इसका, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो देखो डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन मिल गया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। और देखो रेजोनेंस के कारण एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, दूसरे पोजीशन पे कम हुई, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज रेजोनेंस इफेक्ट। मैंने यही तो डेफिनेशन लिखवाया है कि when due to resonance there is an increase in electron density at one position and simultaneously electron decrease in electron density at another position, it is called as resonance effect or mesomeric effect। सही है? दूसरा देखो आप, फिर डबल बॉन्ड को देख के, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज को देख के दूर भागा, तो इस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ये इधर ट्रांसफर हो गया। तो देखो रेजोनेंस हुआ, ये बन गया, ये M डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो पहले ये नेगेटिव था, अब न्यूट्रल हो गया, और पहले ये न्यूट्रल था, नेगेटिव हो गया। तो देखो एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, दूसरे पे कम हुई, पहले नेगेटिव था, न्यूट्रल मतलब कम हो गई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये रेजोनेंस इफेक्ट है, चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम को। तो कंजुगेटेड सिस्टम को अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम द्वारा, तो हम आंख बंद कर बोलेंगे भाई तू प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, तू प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। बताइए क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब इधर देखो आप, चार होते हैं प्लस एम इफेक्ट टाइप, ये ए बता दिया, ये बी बता दिया, ये सी है और ये डी है। अगर कहीं पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है, अब ये वैकेंट पी ऑर्बिटल मिलते कहां पे हैं? वैकेंट पी ऑर्बिटल मिलते हैं जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड एल्कीन, यहीं पे कार्बन sp2 होते हैं, और जो sp2 कार्बन होते हैं इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है और बगल में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर चाहता है कि वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ हम खेल खेले, अपने इलेक्ट्रॉन उसमें डाले फिर निकाले, डाले फिर निकाले, है ना? तो ये जो खेल होता है इसी को तुम क्या बोलते हो? प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन किसको दिया जा रहा था? वैकेंट पी ऑर्बिटल को। देखो यहाँ पे ये एल्कीन है, sp2 है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये अगर बाउंड घुमा दो तो भी इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो यही लोन पेयर ट्रांसफर हो रहा है, किसमें ट्रांसफर हो रहा है? किसमें ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो रेजोनेंस है ये। तो यहाँ पर भी देखो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो देखो स्ट्रक्चर क्या बना? स्ट्रक्चर ये बना, CS2 M डबल बॉन्ड, और फिर ये जब इधर घूम गया तो फिर ये बन गया, इस पे पॉजिटिव और लोन पे इधर आ गया। तो दोनों एक दूसरे में घूम रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो डबल बॉन्ड के बगल में कोई एटम M हो, सॉरी डबल बॉन्ड के बगल में कोई एटम M हो, उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, उसके पास लोन पेयर हो, प्लस एम इफेक्ट। कार्बोकैटायन के बगल में कोई एटम M हो, उसके पास लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज है, प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है वैकेंट पी ऑर्बिटल को, कंजुगेटेड सिस्टम को। तो यहाँ पे देखो आप, नेगेटिव चार्ज दिया गया तो क्या बन गया? CS2 M डबल बॉन्ड।
तो ये 4 सिस्टम है जो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, बताओ बच्चे, बताओ क्या कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लसम इफेक्ट। सही है। अब किसी स्टूडेंट ने बोला ना ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, ये क्या है, ये तो हाइपोथेटिकल है, हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें तो एक्चुअल मॉलिक्यूल दिखाओ। तो ये तुम्हें एक कंडीशन बताया कि अगर तुम्हें ये कंडीशन दिखे तो प्लसम इफेक्ट है, तो आपने बोला नहीं दिखाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बोलो पढ़ा रहा हूँ भाई, पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, अब उसके एग्जाम्पल लो आप। तो बेटा जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, जो जिसने नहीं नोट किया तो हम अगले पेज पे चले, जल्दी करो भाई। कंप्लीटेड, चलिए फोर्थ देखिए, देखो भैया, लिखते चलिए आप लोग बच्चे साथ में, अभी मैं डिस्कस कर देता हूं। ओह, देखो भाई, ये मैंने लिस्ट दी है जो ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, है ना। जो बता रहा हूं आपको समझिए, क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा जयवर्धन। हाँ कंडीशन में नहीं है, लेकिन वो प्लस एम इफेक्ट मानते हैं इसको। चलो इधर देखो आप सामने, इधर देखिए बच्चे, देखो आप, ये गोला हटा दो, बताओ जो मैंने कंडीशन बताई थी, क्या इन सभी में वो कंडीशन पाई जा रही है, तो आपका आंसर आएगा जी हाँ पाई जा रही है। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल में एटम है कार्बन, उस पर नेगेटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर एटम है और इसके पास लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर है ना। यहाँ भी लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है ना। तो ये ऑर्डर है, सबसे अच्छा प्लसम इफेक्ट इसका होता है और सबसे खराब होता है आयोडीन का। इसमें भी बेंजीन लिंक लगा सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है। अब देखो आप, NH माइनस का प्लसम इफेक्ट O माइनस से और CS2 माइनस का सबसे ज्यादा है। इन तीनों में कंपैरिजन करो तो तीनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटर होगा, है ना। सो दिस इज द रीजन व्हाई C नेगेटिव is more capable
to donate its electron density as compared to N negative, and N negative is more capable to give its electron density towards unsaturated system as compared to O minus. So the Plasm effect. सेम रीजन यहाँ पर भी है, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर सल्फर आ रहा है और फिर ऑक्सीजन आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है, OH का प्लसम इफेक्ट अच्छा होता है, लेकिन OR का कौन सा इफेक्ट अच्छा होता है? माइनस आई। ये ध्यान देना, यहीं पे बच्चे फंसते हैं, है ना, मैंने लिख दिया है। अब देखो यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है बेंजीन रिंग को, वो कम हो रहा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है किधर? बेंजीन रिंग की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और इधर भी रेजोनेंस कर रहा है। ऐसे लोन पेयर क्रॉस कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, और अगर ये लोन पेयर क्रॉस कंजुगेशन में इन्वॉल्व है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग को ज्यादा नहीं दे रहा है, और ज्यादा नहीं दे रहा है इसीलिए पीछे है प्लसम इफेक्ट में एज कंपेयर टू एनिलीन। इसीलिए देखो ये OCO-CH3 OH और OR से पीछे है, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कंप्लीटली इन्वॉल्व है रेजोनेंस में विथ बेंजीन रिंग। बट हियर द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन और लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन is cross conjugated. It share its electron density with phenyl ring as well as CO. It share its electron density with phenyl ring as well as CO. तो जो फिनाइल रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, वो कम मिल रही है, और अगर कम मिलेगी तो इसका प्लसम इफेक्ट भी क्या होगा? पुअर होगा। फिनाइल ग्रुप देखो पीछे आ रहा है, डबल बॉन्ड और पीछे है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और पीछे होते हैं, ये बैड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, है ना। तो देखो यहां से तुम्हें एक चीज पता चल रही है, यहां से तुम्हें एक चीज पता चल रही है कि निगेटिव चार्ज, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड, अगर इन तीनों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करनी हो तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है नेगेटिव चार्ज, उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई बॉन्ड। देखो ये तीनों नेगेटिव चार्ज वाले थे, इनको सबसे आगे रखा गया। उसके बाद ये सारे लोन पेयर वाले थे, है ना, इनको यहां रखा गया नीचे। और ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, तो ये पीछे है। मतलब अगर किसी सिस्टम को हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो तो सबसे ज्यादा कैपेबल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की दौड़ तेज होती है, उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, और सबसे पीछे क्या रहेगा? पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने में। तो ये ऑर्डर है प्लसम इफेक्ट का, और देखो जो कंडीशन मैंने बताया वो सब में पाई जा रही है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहा है, निगेटिव चार्ज भी है दिव्यांशु नायक, और लोन पेयर भी है। तो निगेटिव चार्ज और लोन पेयर में दोनों थोड़ी ना एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मोर कैपेबल कौन? निगेटिव चार्ज की लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करेगा। अगर मान लो कोई एटम है उसके पास नेगेटिव चार्ज भी है लोन पेयर भी है, जैसे इस एग्जांपल में तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पहले जाता है, पार्टिसिपेट करता है किसमें? प्लसम इफेक्ट या रेजोनेंस में, है ना। चलो चलो भाई इसको नोट कर लो आप, इसमें लिखवा दो क्या प्लसम इफेक्ट में कुछ एक लाइन? हाँ लिखिए, एक लाइन लिखिए प्लसम इफेक्ट में, जल्दी लिखो भाई। लिखो दीज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, these atom or group of atom share their electron density towards conjugated system.
towards conjugated system. These atom or group of atom share their electron density towards conjugated system. कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करते हैं. चलिए, मैंने मुझे लगा कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. ये नोट कर लिया क्या सभी बच्चों ने? बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये कॉन्सेप्ट. जब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा तब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे. अभी कॉन्सेप्ट 3-4 क्लासेस चलेंगी. चलो बच्चे देखो आप, इफेक्ट ऑफ प्लसम इफेक्ट ऑफ प्लसम और प्लस आर ऑन बेंजीन रिंग, है ना? तो देखो आप जल्दी से, ये बेंजीन रिंग है, मान लो इस पे NH2 जुड़ा है ना? ये अब आपसे पूछे कोई कि NH2 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ, आप आंख बंद करके बोलोगे प्लस एम. तो कोई पूछा कि भाई बेंजीन रिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए चेक कर लेते हैं. देखो ये डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को देख के इससे दूर जाएगा कि पास आएगा? दूर जाएगा. तो देखो ये दूर गया ऐसे, तो ये लोन पेयर इसके पीछे. तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, NH2, पॉजिटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, तो ये वाला डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज को देख के दूर गया ऐसे. तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना. अब ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज को देख के दूर भागा, तो ये इसके पीछे, है ना? तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना. अब ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज को देख के दूर भागा, तो ये बना. अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना ऐसे. नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ये डबल बॉन्ड बन गया, है ना? और इन सबका रेजोनेंस हाइब्रिड ये बन गया. पार्शियल नेगेटिव यहाँ, 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 और ये पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है, डीलोकलाइज्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर, और नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. तो कंपाउंड के एक्चुअल स्ट्रक्चर को ये रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके द्वारा. और ये तमाम एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि NH2 ग्रुप जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, प्लसम इफेक्ट कर रहा है, तो आर्थो और पैरा पे कैसा चार्ज आ रहा है? जल्दी बताओ, आर्थो और पैरा पे कैसा चार्ज आ रहा है? आर्थो और पैरा पे कैसा चार्ज आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है ना? तो जो इफेक्ट NH2 डालता है वही इफेक्ट O माइनस डालता है, वही इफेक्ट OCO-CH3 डालता है, वही इफेक्ट CS डबल बॉन्ड CH2 डालता है, वही इफेक्ट फ्लोरीन डालता है, वही इफेक्ट क्लोरीन डालता है. मतलब चीजों को हम जनरलाइज कर दे तो कह सकते हैं कि ड्यू टू प्लसम इफेक्ट there is increase in concentration of negative charge over ortho and para position, but there is no effect at मेटा पोजिशन. देखो मेटा पोजिशन पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है. तो ये जो प्रॉपर्टी है एनिलीन की कि आर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज है और मेटा न्यूट्रल है, वो क्या हम इससे हम डिफाइन करेंगे? नहीं, इन चारों स्ट्रक्चर से डिफाइन करेंगे. तो यहां पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस पे प्लसम इफेक्ट हो रहा है, और प्लसम इफेक्ट से आपको दिख रहा है कि आर्थो पैरा नेगेटिव चार्ज है, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, जल्दी से आप लिखें, जल्दी से आप एक लाइन लिखें. लिखो, ड्यू टू प्लसम इफेक्ट
ड्यू टू प्लसम इफेक्ट आर्थो there is increased electron density at orthopara position. There is increased electron density at orthopara position. No effect on meta position. No effect on meta position. इसको नोट करना है तो नोट कर ले आप, स्लाइड तो मैं भेज ही दूंगा ग्रुप पे। नोट कर लो बच्चे। चलिए, नोट कर दिया होगा। देखो भाई, ये कंपाउंड है, मान लो फिनॉल, है ना। तो आपसे पूछा कि ये OH कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, तो आप बोलोगे OH प्लसम इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। हमने लिखा है यहां पर SH, पूछा कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, तो आपने बोला प्लसम और माइनस आई। हमने लिखा बोला कि ये फिनाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, आपने बोला प्लसम और माइनस आई। तो याद रखिएगा कि जब भी प्लसम और आई इफेक्ट दोनों साथ में काम करते हैं, हमेशा एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट लोकलाइज्ड इफेक्ट है, और जो रेजोनेंस है वो डी लोकलाइज्ड इफेक्ट है ना। अब सोचो आपका कोई दोस्त है, वो विपत्ति में पड़ा हुआ है, हेल्पलेस है, और आपसे हेल्प मांग रहा है। एक दोस्त होता है, बोलता है हाँ अच्छा, दिक्कत में है, बस 2 मिनट में पहुंचा। तो उसने फोन पे बोला 2 मिनट में पहुंचा, और 2 मिनट 20 मिनट, एक दिन 2 दिन बीत गए। ये इंडक्टिव इफेक्ट है। उसको एहसास हुआ कि हाँ मेरा दोस्त आ रहा है, उसकी उसकी बॉडी पोलराइज हो गई कि हाँ हमारा कोई दोस्त है। और दूसरा, आपने फोन किया यार मैं दिक्कत में हूँ, और वो फोन काटा, बोला बस कहाँ है, बस तू ये बता, यहाँ पर वो पहुंच गया तेरे पास। तो ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस डीलोकलाइज्ड इफेक्ट है, जहां मदद की जरूरत है वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन स्वयं पहुंच जाता है। तो जब भी एम इफेक्ट और आई इफेक्ट दोनों काम करते हैं, तो हमेशा एम इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है इन तीनों केसेस में। लेकिन यहीं पर एक एक्सेप्शन आता है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। देखो आप, एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो फ्लोरीन हो बेंजीन रिंग के साथ, है ना, और कोई पूछे बताओ फ्लोरीन कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, तो आप बोलोगे प्लस एम और माइनस आई। लेकिन यहां पर, है ना, इन केस ऑफ हेलोजन एटम, माइनस आई इफेक्ट is more effective than plus an effect, है ना। ये याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखोगे। और सभी जगह प्लसम इफेक्ट डोमिनेटिंग है, प्लसम इफेक्ट डोमिनेटिंग है, लेकिन यहां पर
माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग है। जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे तो इसके आएंगे, तो मैं फिर बताऊंगा, आपको बता चुका हूं, ये ध्यान रखोगे आप। चलो बेटा जल्दी से इसको नोट करो तो फिर हम आगे बढ़े। जल्दी से इसको नोट कीजिए तो हम आगे बढ़े। देखो OCS3 है, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करता है और माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ये डोमिनेटिंग होता है ना। NHCOCS3 है, NHCOCS3 है, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, लेकिन प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा। लेकिन अगर मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी है, प्लस एम इफेक्ट भी है, लेकिन ये इफेक्ट क्या है, डोमिनेटिंग है। ये याद रखोगे आप। चलो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। सेकेंड, चलो भाई देखो आप, सेकेंड माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। लिखिए स्टेटमेंट जल्दी से, पहले पहले स्टेटमेंट लिख लो तो मैं समझाता हूं। लिखो दीज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, these atom or group of atom withdraw electron density withdraw electron density away from the unsaturated system. Away from the unsaturated system. For example, देखो बच्चे कैसे पहचानेंगे कि कोई ग्रुप माइनस में इफेक्ट शो करता है इन जनरल। तो देखो ये मैंने बताया, सामने देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से M जुड़ा है, इसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, और इसका संबंध एक एटम जेट से है जिनके बीच में पाई बॉन्ड है, और जेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M से ज्यादा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इससे एक एटम M जुड़ा है जिसके पास ना तो लोन पेयर है ना तो नेगेटिव चार्ज है, M का संबंध जेट से है और इन दोनों के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कंडीशन ये है कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M से ज्यादा होगी। अगर कैसा कहीं भी ऐसा चीजें तुम्हें दिखाई दे, आंख बंद करके बोलोगे, है ना, अंधे की तरह, अच्छा ये है, ओहो ये पाया जा रहा है, हाँ हाँ माइनस में इफेक्ट होगा। तो आपने बोला नहीं, जो डिफिनेशन लिखवा है वो प्रूफ कीजिए पहले। देखो आप, बड़ा आसान है। देखो ये वाला बॉन्ड इधर गया क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर आ गई, जेट की तरफ। तो एम पे बताओ कैसा चार्ज आया,
एम पे कैसा चार्ज आया? एम पे कैसा चार्ज आया? एम पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, किससे दूर जाएगा? इसकी तरफ जाएगा। तो देखो इसकी तरफ गया। तो जब इसकी तरफ गया तो क्या बन गया? देखो ये बन गया जेड नेगेटिव डबल बॉन्ड, है ना। यार यहाँ पे क्या था? यहाँ पर एम था और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये बन गया। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ये इस एटम या ग्रुप ने अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। पहले वाले सिस्टम में देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया गया था, इलेक्ट्रॉन दिया गया था। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया गया था, और यहां पर क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड सिस्टम से अपनी तरफ खींच लिया गया। तो जेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन जो कंजुगेटेड सिस्टम था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हुआ कि नहीं? माइनस एम इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, बोलो जल्दी से, हुआ कि नहीं? बोलो। तो इसको छोड़कर बताओ ये सारे कंपाउंड क्या माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं? क्या इनमें ये कंडीशन पाई जा रही है? देखो आप ध्यान से, देखो आप, नाइट्रोजन एम है, ऑक्सीजन जेड है, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड भी है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, और देखो ये एम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखो सेम कंडीशन है यहां पर, बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं सीधे सीधे आपको सिखा रहा हूँ। इससे चाहता तो लिख देता, आप रटते, लेकिन मैंने समझाया आपको। अब कहीं कहीं एक आध एक्सेप्शन मिलते हैं, तो वो आपको लर्न करना होगा। क्लियर है? अब देखो जैसे ये है, सल्फर यहाँ पर क्या है? सल्फर एम है, ऑक्सीजन क्या है? जेड है। बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं सल्फर से? और बताओ सल्फर का रिलेशन डबल बॉन्ड से है कि नहीं अल्टरनेट पे, जैसे यहाँ एम का रिलेशन इससे था। बताओ पाया जा रहा है कि नहीं? तो SO3H कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? SO3H कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस एम, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। सही है। अब देखो इधर आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो देखो ये एम है, ऑक्सीजन जेड है, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है कि नहीं? है। और एम का रिलेशन डबल बॉन्ड से है कि नहीं? है। तो देखो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा ऐसे, और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। तो हो तो गया माइनस एम इफेक्ट उसकी तरह। इधर देख लो एमाइड, बेंजामाइड, तो ये वाला बॉन्ड इधर गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया। सिर्फ एनिलीनियम आयन को छोड़कर, देखो इसको बोलते हो एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन में कंडीशन नहीं है, बाकी सभी में कंडीशन पाई जा रही है। किसकी? माइनस एम इफेक्ट की, जो कंडीशन मैंने उधर बोर्ड पे लिखा है। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो लिखे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। देख लो आप, ये सारे सिस्टम वो उस वाले सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एनिलीनियम आयन को छोड़कर। ये ध्यान रखना है कि एनिलीनियम आयन लाइक माइनस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट की तरह ही व्यवहार शो करता है। NH3+ या NR3+ या NH2R+, है ना, SR2+, ये सारे माइनस एम इफेक्ट की तरह बिहेवियर शो करते हैं। इसको भी नोट नोट कर ही लेना, है ना। SR2+ माइनस एम इफेक्ट की तरह, और ये इनकी पावर भी होती है ऐसे, है ना। ये इनकी पावर भी है, इसको हटा दिया है। सबसे ज्यादा NO2 की, फिर SO3H की, फिर CN की, फिर एल्डिहाइड की, फिर कीटोन की, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर ईस्टर की, फिर एमाइड की। ये इनकी पावर भी होती है, नोट कर ले।
तो फिर हम देखें इफेक्ट क्या पड़ता है बेंजीन रिंग पे। जी हाँ बच्चे, माइनस एम इफेक्ट की तरह व्यवहार शो करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट स्टार्ट हुई है, जीओसी आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत ले आप। बस ये याद रखें कि एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन की स्पेलिंग ये होती है बच्चे, एनिलीनियम आयन, है ना। एनिलीनियम आयन बिहेव लाइक द ग्रुप विच शो माइनस एम इफेक्ट। क्या होता है आगे देखेंगे अभी। सभी बच्चों ने नोट कर लिया क्या? सभी बच्चों ने नोट कर लिया क्या? हाँ जल्दी करें तो फिर हम आगे बढ़े, जल्दी करो भाई। चलिए देखो आप, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ माइनस एम इफेक्ट। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं नाइट्रोबेंजीन ले रहा हूं, देखें आप, ये नाइट्रोबेंजीन है ना, ये M है, ये Z है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, एंड देयर इज sigma electron and pi electron between oxygen and nitrogen. Pi electron is more labile, more chanchal as compared to sigma electron. So oxygen, which is more electronegative as compared to nitrogen, withdraw electron density, pi electron density away from the nitrogen atom like this. नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, देखो, पॉजिटिव चार्ज, एन, ओ नेगेटिव, ये और ये। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता है, याद रखोगे। जो भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल नहीं होता है। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होता है, और जब वो क्वाड्रीवैलेंट होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पेंटावैलेंट कभी नहीं होगा। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना हो जिसमें नाइट्रोजन पेंटावैलेंट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सही है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ध्यान दोगे आप। अब इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो अगला स्ट्रक्चर बन गया, देखो, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, एन, ओ नेगेटिव, दिस। अब ये इधर आ गया, तो अगला स्ट्रक्चर पॉजिटिव, फिर अगला स्ट्रक्चर, देखो अगला स्ट्रक्चर कैसे, ये इधर आया, तो जब ये इधर आएगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। मतलब जो पहला वाला स्ट्रक्चर था वही फिर से बन गया, लेकिन अंदर के जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जो अंदर की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो क्या हो गई? पूरी तरह से घूम गई, देखो ऐसे हो गई, आपको दिख रहा है सीधे सीधे। इन बिटवीन रेजोनेंस के कारण हुआ क्या? तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड से पता चलेगा, ऐसे कि आर्थो पोजीशन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, है ना। ये जो बॉन्ड है जो मैंने डॉटेड से दिखाए हैं, इसका मतलब ये है या तो ना तो ये प्योर सिंगल है, ना तो ये प्योर डबल है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए मैंने डॉट से दिखाया है ऐसे, है ना। और बस नाइट्रोजन पे सही तो है ना, क्लियर है बच्चे। तो हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट उल्टा होता है, प्लस वाले निगेटिव चार्ज लाते हैं, माइनस वाले पॉजिटिव चार्ज लाते हैं। आर्थो पैरा पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, नो इफेक्ट। जल्दी बोलो बच्चे, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट है क्या? नो इफेक्ट।
तो हमने लिख दिया मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर है? जल्दी बोलो, बोल ही नहीं रहा कोई। अरे क्लियर है कि नहीं, उसके बाद नोट करना आप। जी नोट कर ले इसको, है ना। अब आप घर पे होमवर्क कर सकते हो कि जैसे मैंने एनिलीन का बनाया तो आप फिनॉल का बनाना, फिनॉक्साइड आयन का बनाना। जैसे मैंने नाइट्रोबेंजीन का बनाया है तो आप बेंजल्डिहाइड का बनाना, बेंजोइक एसिड का बनाना। सेम उसी तरह स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका डर खत्म होगा। क्योंकि बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं ना, सब नहीं, थोड़े, उनको थोड़ा डर लगता है, अरे ये सर बड़े आराम से घुमा रहे हैं। बस बेसिक रूल को फॉलो करना है जो मैंने बताया, है ना। चलो जल्दी से इसको करो, आप भी कर लोगे, सारे बच्चे कर लेते हैं। कर लो बच्चे। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। अब कुछ एटम ऐसे भी होते हैं ना, लिख लिए क्या आप सभी बच्चे? सबने लिख लिया क्या? सबको समझ में आ रहा है ना कैसे बाउंड घूम रहा है, कैसे मूव कर रहा है? हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर से दूर जाती है। जब इसको आप भी घर पे बैठ रफ कॉपी पे कॉपी पेन लेके बना के करोगे तब आएगा। लिख लिख के पढ़ना है, देख के नहीं, लिख लिख के पढ़ना है। और शुरुआती मेहनत है, अगर शुरुआती मेहनत कर लिया जब तक कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके बाद रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद सारे क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे एप्लीकेशन के। उसके बाद समझ लो 10 क्लास सिर्फ एप्लीकेशन चलेगा, 10 क्लासेस चलेंगी एप्लीकेशन की। चलिए आप सबने नोट कर लिया होगा। देखो इधर कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो बेंजीन से हमने लगा दिया एन डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोसो बोलते हो इसको, या बेंजीन से हमने लगा दिया ये, तो ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करते हैं और माइनस एम इफेक्ट भी शो करते हैं। दोनों शो करेंगे। क्यों? देखो ये एम है, जेड है, तो माइनस एम इफेक्ट है, और इसके पास लोन पेयर भी है तो प्लस एम इफेक्ट है। यहां पर भी देख लो, ये एम है, ये जेड है, तो माइनस में इफेक्ट है, और सल्फर के पास लोन पेयर भी है तो ये प्लस में इफेक्ट भी है। तो कुछ ये आते नहीं है एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, है ना। अब ये कंडीशन बेस्ड होते हैं कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा। जनरली माइनस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग, जनरली जो है एनओ के केस में आर्थो प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। कौन सा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है ना। चलो अब नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे आप, रूल्स फॉर रेजोनेंस, रूल्स फॉर रेजोनेंस, है ना। और इसमें आपको लिखना है, कॉपी पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। अब अगले 5-6 मिनट तक सिर्फ आप लिखेंगे। लिखे आप रूल्स फॉर रेजोनेंस। प्लस सम इफेक्ट इज डोमिनेंट जनरली, दिव्यांशु नायक। चलो लिखो पहला लिखो, ऑल द एटम which participate in resonance must be in same plane. All the atom which participate in resonance must be in same plane. That is coplanar sp2 hybridize
that is coplanar sp2 hybridize for maximum amount of overlapping. For maximum amount of overlapping. Because resonance is stabilizing phenomena. Because resonance is stabilizing phenomena. Second point. In resonance, position of atom or nuclei. In resonance, position of atom or nuclei remains same only position of pi electron changes. Only position of pi electron changes. जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है, एटम की पोजीशन फिक्स होती है. In resonance, position of atom or nuclei remain fixed. Only position of pi electron changes. Third point. All resonating structure all resonating structure must follow all resonating structure must follow Lewis rule. All resonating structure must follow Lewis rule, that is octet rule. That is octet rule. Fourth point. Fourth point. लिखो in all resonating structure. In all resonating structure, number of paired and unpaired electron the number of
paired and unpaired electron must be same, must be same, must be same. Next point, ज़्यादा टाइम लग गया. Next point, लिखो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस due to resonance the different hypothetical structure form is called as the different hypothetical structure form is called as resonating or canonical structure, is called as resonating or canonical structure. The actual structure of the molecule structure of the molecule is represented by resonance hybrid, is represented by a resonance hybrid. All the resonating structure contribute towards all the resonating structure contribute towards all the resonating structure contribute towards the formation of contribute towards the formation of resonance hybrid. बस 1 मिनट लिखवाऊंगा, आपके टाइम होने वाले हैं, इसको इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लो. All the resonating structure contribute towards the formation of resonance hybrid, but their contribution is not equal. But their contribution is not equal. The structure which is more stable contribute most. The structure which is most stable contribute most. The structure which is more stable contribute most. And following are the rule. And following are the rule which decide the stability of resonating structure. And following are the rule which decide the stability of resonating structure. आज के लिए यही रोक रहा हूँ, अभी ये रूल्स पूरे खत्म नहीं हुए हैं, और जो रूल्स थे वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई एडवांस में, जेई मेंस में, निट में, एम्स में, है ना, कोई केवीपीआई में 4 स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, पूछे हैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करो. ये हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्योंकि अभी आपकी क्लास है ना बच्चे, बोलो.
है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी मेरी भी क्लास है 6:20 से। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। अभी मेरी भी क्लास है तो इसलिए छोड़ रहा हूँ, नई क्लास होती पढ़ा देता, 5-10 मिनट इधर उधर हो जाता है। बाय बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट। आप सभी लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, थैंक यू भाई, बाय। बाय बच्चों, सर्वज्ञ, दिव्यांशु, कृष्णम। और बेटा, आप लोग का मंडे का जो डाउट टाइम है ना, सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देना, मैं इन्फॉर्म करूंगा भी है ना। वो रात में रहेगा 8 से 9, 2 से 3 नहीं रहेगा। मंडे का जो मेरा डाउट टाइम है वो रात में रहेगा 8 से 9, दोपहर में 2 से 3 नहीं रहेगा, कुछ पर्सनल रीजन है उसके। थैंक यू वेरी मच।